नमस्कार दोस्तों इस दौर का सच तो यही है कि बीते 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे चाहा वैसे भारतीय जनता पार्टी को चलाया है। न केवल दिल्ली की सत्ता में कैबिनेट मिनिस्टर्स इस दौर में हाशिए पे ढकेल दिए गए, बल्कि उनको राज्य दर राज्य जो भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने सींचा और बड़ा किया और अपना खुद का कद बढ़ाया भी। उन तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उनकी जमीन को एक ही झटके में दिल्ली की सत्ता में आते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने अमित शाह ने छीन लिया। और इन बीते 10 सालों में शायद कोई भी राज्य आपके मन में एक भी ऐसा नाम आएगा नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की कोई भी पूछ या पकड़ इस दौर में बचा हो, जिसके आश्रय उन्होंने अपने राज्य के भीतर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विस्तार को आगे ले गया हो। यानी ये कहे कि अपनी राजनीति में कद बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को एक सम्मानजनक परिस्थिति में लाकर राज्य दर राज्य खड़ा भी किया। इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री बन गए उन मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट को भी एक बार आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपके नजर आ जाएगा कि 2014 से पहले जो कोई भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी के अब कोई नहीं रहे। लेकिन उम्र तो पूरी होनी थी। तो बीते 10 साल के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार का नारा इतना कमजोर साबित हो गया इस चुनाव के अंदर, तो उनके अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा लगने लग गया कि दरअसल ये नारे की राजनीति है, ये उस ताकत की राजनीति है जिस ताकत के आश्रय इस भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर बैठ करके इस भारत देश के संस्थानों को अपने अनुकूल चला सकते हैं। यानी ये कहे कि सवाल यहाँ पर कोई विपक्ष नेता का नहीं है, यहाँ तो आज केवल बात भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि बीते 10 साल के भीतर आपने कभी कोई ऐसा राज्य में कोई भी बात ऐसा सुना नहीं होगा कि टिकटॉक को लेकर के इतना आक्रोश और बगावत की परिस्थिति राज्यों के भीतर उभरने लग जाए, जहां पर नेता खुले तौर पर यह बात कहने लगे कि हमने जिस रूप में श्रम किया, हमने जिस रूप में कार्य किया, हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले गया, उस पूरे प्रक्रिया के भीतर अब दिल्ली ये चाहती है कि वह अपने अनुसार राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों को टिकट इस दौर में दे दे जो भारतीय जनता पार्टी से भी जिनका जुड़ाव नहीं था। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में जब राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता था, और एक दो नहीं बल्कि कहे कि करीब करीब आधे दर्जन से ज्यादा राज्य में ये ऑपरेशन लोटस चला है। वो कर्नाटक में भी लोटस चला है, वो उत्तराखंड के भीतर भी ऑपरेशन लोटस चला, वो तेलंगाना के भीतर भी ऑपरेशन लोटस चला है, वो मध्य प्रदेश के भीतर चला, वो राजस्थान में चलाया गया। और इसी परिस्थिति के कड़ी में महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति तो एक लिहाज से कहे तो राजनीतिक दलों को बांट करके सत्ता के तौर पर खड़ी कर दी गई। तो इतना ही भर नहीं, जो कुछ भी कद्दावर नेता इस दौर में थे वो दिल्ली को पसंद ही नहीं था। इसीलिए आप याद कीजिए, हरियाणा के भीतर ये मनोहर लाल खट्टर का नाम जब सामने आया तो एक ही सवाल था कि उनकी राजनीतिक जमीन कहां पर है, क्या उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर वो खड़े हो जाएं और जीत जाएं। एक ही झटके में अतीत की कहानियां सामने आने लगी। जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघ के साथ जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को देखा करते थे संगठन के तौर पर, तब कैसे एक साथ कहां रहे हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये परिस्थिति हर राज्य के भीतर आया कि झारखंड के मुख्यमंत्री बनाने के बीच भी फेरा जरूर था। और देखिए एक ही झटके में परिस्थितियां कैसे पलट जाता है। मौजूदा समय में जब हर कोई जान गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय अब जीत नहीं मिलेगी, तो ऐसे में क्या होगा। अमित शाह की चुनावी बिसात के आश्रय चुनाव में जीत अब नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए वह नेता विरोध और बगावत के सुर के साथ अब सामने आकर खड़े हो गए कि जब ऐसा लगने लगा कि दिल्ली दरअसल जो कोई भी बिसात बिछाती है उसके पीछे एक ही सोच होती है, हम जब यह कह रहे हैं तो आप इस बात को मान लीजिए क्योंकि आप चुनाव जीत जाएंगे। तो आज इसी कड़ी में एक एक किताब के पन्ने को पलटते हैं, क्योंकि ये आवाज आपको कुछ दिन जम्मू कश्मीर के भीतर भी सुनाई दिया होगा। जब वहां पर टिकटॉक को लेकर के जब बातें हुई तो टिकट का ऐलान कर दिया गया, फिर टिकटॉक को वापस ले लिया गया, छिटपुट इधर उधर आक्रोश हुआ। लेकिन जो आक्रोश जम्मू कश्मीर के भीतर उभरा, अब उससे कई कदम आगे हरियाणा के भीतर यह नजर आने लगा। इतने शोर शराबे के बीच आपको नहीं ले जाते हैं, पहले इन बातों का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस दौर में कितनी अलग पार्टी हो गई है। 67
67 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया गया। उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 38 नए लोगों को टिकट दिया है, 26 को रिपीट किया है और 3 लोग जो हैं उनको रिपीट किया गया है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी गई है। बात दरअसल ये नहीं है, दरअसल बात यह है कि वो कितने लोग हैं जो परिवारवाद के तहत टिकट पा गए। वह कितने लोग हैं हरियाणा के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कल छोड़कर आए और आज उनको टिकट दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता देखता रह गया। और उसके बाद ये शोर शराबा होने लगा कि दरअसल यह तो चुनाव जीतने के लिए ही अगर ये पूरी बिसात बिछाई जा रही है, तो आने वाले समय में उस भारतीय जनता पार्टी का होगा क्या, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर बीजेपी टिकी हुई है और एक बार फिर से सदस्यता अभियान इस भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का चल पड़ा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कौन, उसकी पहुंच और पकड़ अगर चुनाव जिताने वाली अपनी पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि एक है कि दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के पूरी राजनीतिक बिसात के आश्रय चल रही हो कि हाँ ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, इनको भरोसे में लाया जा सकता है, इनको भरोसे में नहीं लाया जा सकता है, इनके भरोसे जीत जाएंगे तो इनको टिकट दिया जाए, इनके भरोसे नहीं जीतेंगे तो इनको टिकट नहीं दिया जाए। ये तमाम सारी बातों के मद्देनजर दरअसल ये पूरा खेल है क्या, ये आपको हम बताते हैं कि हरियाणा के भीतर परिवारवाद जम के चलता है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया, किरण चौधरी के बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दे दिया गया, करतार भराना के बेटा मनमोहन भराना को टिकट दिया गया, सतपाल सांगवान के एक पुत्र सुनील सागवान को टिकट दे दिया गया, पूर्व एमएलए रहे हरिश्चंद्र बेड़क उनके बेटे केएल बिढ़ा को टिकट दिया गया, पूर्व मंत्री रहे महावीर यादव के बेटे राव कुछ और आगे नाम हम भूल रहे हैं, उनको भी टिकट मिल गया। ये सियासत यहां से निकला नहीं, बल्कि ये है कि कल जिनको छोड़ के आ रहे थे उनको और उनके परिवार वालों को टिकट देने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस से निखिल मदान आए, भव्य बिश्नोई आए, श्रुति चौधरी आए, सबको टिकट। जेजेपी से रामकुमार गौतम आए, संजय घराना आए, पवन कुमार आए, अनूप धानगा आए, सबको टिकट मिल गया। एएलओ से श्याम सिंह नारे आए, उनको टिकट मिल गया। एचजेपी शक्ति रानी शर्मा आई, उनको टिकट मिल गया। तो बगावत के सुर जब फैलने लगे और ये सवाल मौजूदा समय में उठने लगा कि आखिर इतने टिकटों को आप दे रहे हैं, क्या वो चुनाव जिता देंगे आपको, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का होने का मतलब क्या बनता है। जब बीजेपी की आप ही अगुवाई कर रहे थे इस देश के भीतर, तो आप भी उस परिस्थिति में को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर खड़े हो गए, जहां पर अब ऐसा लगने लगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस दौर में नहीं जीत सकती है, बल्कि उम्मीदवार जीत सकता है। और उम्मीदवार जो दूसरे राजनीतिक दल का उम्मीदवार हो, जो परिवारवाद के आश्रय राजनीति को साधने निकला हो। ये कौन सी परिस्थिति और कौन सी राजनीति इस दौर में हरियाणा के भीतर है, और इस सवाल बड़ा होते चला गया। और महज 16 जिलों के भीतर का जो शोर शराबा है वो दरअसल इस तर्ज पे है कि 2 मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा अपने अपने तर्ज पर। जिन लोगों की लिस्ट सामने आई उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे से जुड़े हुए फतेहाबाद के नेता, उन्होंने इस्तीफा दिया। पानीपत से जो महिला मोर्चा के जो एक नेता थे महिला, वो इस्तीफा दे दिए। यानी ब्लॉक समिति के एक चेयरमैन तक, और उनका भी इस्तीफा आ गया। एक लंबी लिस्ट होती है, खैर उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन आपके साथ चलना शुरू करते हैं अगले कड़ी में। उससे पहले हम ये बात बताएं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो कुछ कहते क्या है, देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली पार्टी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की अव्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए। फैसला लड़ लिया, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के की सब मालिक ये है, वर्कर्स का फैसला ही आप कर रहे हैं, वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से, क्या उपस्थित नहीं? मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद फिर फैसला मेरा हो गया कि मंत्री पद है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। अब दोगे? आज सुबह इस्तीफा
साहब ये धर्म युद्ध नहीं है, ये चुनाव का युद्ध है। और चुनाव के भीतर नेताओं की जरूरत और उसकी पहुंच और पकड़ अपने क्षेत्र के भीतर अपनी मजबूती को दिखाने के साथ साथ बनती है। तो सालों साल की जो राजनीति साध रहे होंगे उनको अब ऐसा लगने लग गया कि दिल्ली कमजोर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे अब चुनाव की जीत मिलना इस देश में असंभव है। अमित शाह जिस बिसात को बिछा रहे थे उस बिसात के ऊपर चुनावी जीत अब मिल नहीं सकती है। और ऐसे में जेपी नड्डा जिस बीजेपी अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठे हैं, जिनकी उम्र बहुत पहले पूरी हो गई थी, लोकसभा चुनाव तक उनको एक्सटेंशन दिया गया था, फिर उन्हीं के साथ वो खड़े हैं। यानी ये कहे कि वह कार्यकर्ता, वह नेता, वह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के कतार में थे, सबके सामने मुश्किल हालात है। और इस महाभारत के भीतर संयोग से देख लीजिए कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुने गए थे। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि हिसार से अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वाह! और ये प्रतीकात्मक तौर पर अभी तक ऐसा माना जाता रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई रूठता है, कोई नाराज होता है, तो संघ उसको मनाने पहुंच जाता है। लेकिन हरियाणा के भीतर का नया सच निकल करके सामने आया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिकट कट रही है तो निर्दलीय चुनावी मैदान में, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने हमारी टिकट काट करके जिसको टिकट दिया, मैं उसे हरा सकता हूं। और उस हराने वाले व्यक्तियों की लाइन में जो लोग खड़े हैं उसमें संयोग ऐसा है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी से आए हुए नेताओं की भी लिस्ट है जिनको टिकट दिया गया, और कुछ संघ का प्रभाव है कि कुछ संघ के लोगों को भी टिकट दिया गया है। यानी ये कहे कि जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरएसएस, बीजेपी वर्सेस संघ आने लगा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का टिकट कटा तो उन्होंने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यदि आरएसएस वालों ने टिकट मांगा उसको टिकट नहीं मिला तो वो भी कहा निर्दलीय लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के खरा बीजेपी या बीजेपी के खिलाफ आरएसएस, यानी उसके हिसाब से पूरी बिसात, यानी इस पूरे घमासानी चका चौकड़ी के भीतर गुलाना से राजवीर जी का टिकट कटा, कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। रंजीत चौटाला, आपको ध्यान होगा, जब उनका यह कहना था कि उनको जो टिकट मिल रहा है वह वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां को टिकट मिला, वो तो रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी इस दौर में अपना इस्तीफा थमा दिया। जिनकी आवाजें आपने सुना, रानिया के जो विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। गंगवा के जो डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा थे उनका टिकट कटा, उनको बरवाला से टिकट का जिक्र होने लगा उसके बारे में। गांव नलका उनका जो अपना पड़ता है वह गांव उस गंगवा के भीतर पड़ता है उनका अपना गांव, जहां से उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। और ऐसे में टिकट दे दिया गया रणधीर परिहार को। परिहार कौन है? ये कुलदीप बिश्नोई की बहुत खास है। कुलदीप बिश्नोई की क्या स्थिति है? वह अमित शाह के गुट के हैं। यानी दूसरा गुट कौन सा होता है? खट्टर साहब का, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहां पे है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुट के करीब पूरे हरियाणा के भीतर बताते हैं, लोग जानते हैं। यानी गौर कीजिए, इस दौर में राजनीतिक तौर पर समीकरण बनते बनते दिल्ली का दरवाजा खटखटाने लगा। तो क्या एक और अमित शाह की पूरी राजनीतिक बिसात है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव है। और टिकटों के वितरण के भीतर जो कोई भी नेता स्थानीय तौर पर इन दोनों परिस्थितियों के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, अब उनके सामने मुश्किल हालात है कि यह दोनों भी सियासी तौर पर एक मंच के ऊपर नजर नहीं आ रही है। यानी यह कहे कि इस बात को लेकर के जो विवाद दिल्ली के भीतर 3 बैठकों के भीतर हुई, जो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर के भीतर हुआ और लगातार मंथन विचार होते रह गया और आखिर में निर्णय यही लिया गया कि टिकट उसको दीजिए जो इस दौर में जीत सकता है, टिकट उसके हवाले मत कीजिए जो हारने की परिस्थिति है। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर में मनोहर लाल खट्टर, रणवीर गंगवार और दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई का परिहार, सब कोई आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। यानी गणदेव, जिनको आपने सुना, अभी ओबीसी मोर्चा के सीप हैं, वो एक्स एमएलए हैं, जो 2014 के भीतर इस बार उन्होंने परिवारवाद है, दल बदल है, और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर में अलग अलग जगहों के ऊपर, चाहे वह सोनीपत का इलाका हो, चाहे सवाल रख का इलाका हो, मरीसर का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, कहीं का भी इलाका हो, तमाम जगहों के ऊपर पूरी जो लिस्ट बनकर के आई। सोनीपत में पूर्वांचल संजय ठेकेदार, कविता जैन का टिकट कटा, तमाम पदाधिकारियों ने वहां पर भी इस्तीफा दे दिया। यानी तमाम, लक्ष्मण नापा, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। थानेश्वर के भीतर एडी शर्मा, गुड़गांव में नवीन गोयल बगावत पर उतर आए, अमित अहलावत
उन्होंने भी कर, शशिकांत कौशिक समलखा में इन्होंने भी बीजेपी छोड़ दिया। दीपक हुड्डा को टिकट मिला तो रोहतक की पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति पैदा हो गई है। रणजीत चौटाला, लक्ष्मण नागपाल करके क्या नाम है, हकलान के क्या, उन सारे परिस्थितियों के भीतर देखिएगा तो यहां तक स्थिति आ जाती है कि बबीता फोगाट भी नाराज हो गई कि वह तो दादरी से टिकट चाहती थी। वहां पूर्व मंत्री के बेटे सतपाल सांगवान का बेटा जो सुनील सांगवान है, उनको टिकट क्यों दिया गया? योगेश्वर दत्त गुस्से में आ गए, वो गोहाना से टिकट चाहते थे, वहां पर अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया गया। और परिस्थिति इतनी नाजुक इस दौर में हो गई कि आंखों में आंसू, राम कथा जुबां पर, और अपने आप को आदर्श और तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर बताते हुए लोग रो पड़े। देखिए दरअसल इन आंसुओं के पीछे की कहानी तो यही होती है कि बीते 10 सालों के भीतर जिस अंदाज में, जिस तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, चाहे वो अध्यक्ष रहे हो चाहे अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री हो, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में, जिस तरीके का पाठ पढ़ाया गया, उस अनुशासन के दायरे में था। वो जीत के गारंटी के साथ खड़ा था। वो इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने फीका पड़ जाता था। और चाणक्य कहे जाने वाले खुद अमित शाह की अपनी राजनीतिक बिसात सबके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव बीते 10 साल में डालती चली जाती थी, जहां पर ऐसा लगता था कि दरअसल ये जोड़ी यदि सलामत रहे तो सालों साल तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। यानी लेकिन एक ही झटके में सबको समझ में आ गया, दरअसल नारे दे करके, संस्थानों के ऊपर कब्जा करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके, इस देश में विपक्ष के ऊपर दबाव बना करके, और राजनीतिक पूंजी जो कॉर्पोरेट के आश्रय आएगी उस ताकत के आश्रय, और इस भारत देश के भीतर संवैधानिक संस्थान और ताकत का इस्तेमाल अपने अनुकूल करके साहब भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ नहीं बीते 10 सालों में। यहां तक कि सेकेंड रेखा भी मिट गई। यानी ये कहे कि हरियाणा के भीतर या फिर जम्मू कश्मीर के भीतर भी कौन आवाज उठाए या जो समाज को दिल्ली सुन पाए, आज के दौर में ये तमाम सारी बातें गायब हो गई। जो कैबिनेट मिनिस्टर राज्यों से बनकर आए हो, कैबिनेट मिनिस्टर की भी कोई पूछ दिल्ली की सत्ता के भीतर रही नहीं। सवाल उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में भी जाकर के किसके सामने रोए? जेपी नड्डा के दरबार में, अमित शाह के दरबार में। जेपी नड्डा के दरबार में सबसे मुश्किल और सबसे अमुक लोग कौन है? वही लोग हैं जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं वो कौन है? देश चला रहा है। देश चलाने को लेकर के देश की जनता के भीतर आक्रोश आ गया और सवाल उठता है वही भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस दौर में अलग कैसे करे? ये सवाल मौजूदा समय में हर जगह से उठने लगा। और जरा आप कल्पना करके देखिए कि यह परिस्थिति कल को महाराष्ट्र और झारखंड तक जब पहुंचेगी तो वह कौन सी स्थिति नहीं बन जाएगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ये गारंटी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी, उनके गवर्नेंस के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी, उनके भाषणों के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी, उनके सभाओं के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी। आपको अपने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी राजनीतिक संबंध वहां के लोगों के साथ सरोकार बनाने पड़ेंगे। और बीते 10 साल से इस काम पर ब्रेक लग गया था भारतीय जनता पार्टी के भीतर। शायद इसीलिए पहली बार कश्मीरो पंडित के नाम पर पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो बीते 10 सालों में चलती रह गई, उन कश्मीरी पंडितों के भीतर की आवाज इस बार चुनाव के समय खुल करके बाहर आ गई कि आपको टिकट दे रहे हैं। किसको टिकट दे रहे हैं?
किसको नहीं दे रहे हैं, ये कैसे तय कर सकते हैं? और जिस आक्रोश को आज रखा गया उसकी एक वानगी आपको देख लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, देख लीजिए। जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में, ठीक है। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साहब, कश्मीर दरअसल केवल इस बात का एहसास कराने के लिए था, जिस देश के भीतर के छोटे से छोटे जगह और बड़ी से बड़ी जगह, छोटी से छोटी सीट और बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं के आसपास भारतीय जनता पार्टी के भीतर का आक्रोश अब चुनाव के समय जमीन पर आ गया है। और उसकी कोई काट मौजूदा समय में दिल्ली में चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता की जो जमीन, जो स्वाद, जो अलग अलग तरीके से बनाया, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी फिट बैठती है या नहीं बैठती है, यह भी मौजूदा समय में एक सवाल है। या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या जो मेहनत मशक्कत करते रहे हैं, उनको कौन सा स्थान है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जब दूसरे राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके आने वाले लोगों को ही टिकट दे दिया जाता है। और यहाँ पर परिवारवाद भी मायने रखेगा, सब कुछ मायने रखेगा, जिसके खिलाफ बीते 10 साल तक इस देश में राजनीतिक शोर मचाया गया। इसीलिए हरियाणा के भीतर अगर आप जिले दर जिले को परखे तो आज जो रिपोर्ट हमारे सामने है, जो आज के दौर में हरियाणा के भीतर मुश्किल हालात जिन जिलों के भीतर है, उसमें कुरुक्षेत्र का एरिया है। 4 सीटें, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दोनों सीट पर शोर मचा हुआ है। करनाल के भीतर 5 सीटें हैं, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 सीटों को लेकर के हंगामा वहां मचा हुआ है। पानीपत, सोनीपत, पानीपत के भीतर 4 सीटें, वहां की 2 सीटें, 1 सीट को लेकर के शोर मचा हुआ है। सोनीपत की 6 सीटें, 2 जीती थी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही सीटों को लेकर के शोर मचा हुआ है। चरखी दादरी के भीतर 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, 2 सीट थी, लेकिन दोनों सीटों को लेकर के वहां पर भी घमासान मचा हुआ है। रोहतक के भीतर 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, 4 सीट है, लेकिन वहां पर भी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जो अलग अलग जिले स्तर के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर गुस्सा है। और इन परिस्थितियों के भीतर सिरसा होता है, हिसार होता है, गुड़गांव होता है, बलवल होता है, फरीदाबाद होता है। ये परिस्थिति बताती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर का अब बीते 10 साल का पारंपरिक राजनीति जो दिल्ली से चलाई जा रही थी बीते 10 सालों में, उसके ऊपर सीधा प्रहार सियासी तौर पर है। और ये मुश्किल हालात मौजूदा समय में महाराष्ट्र के भीतर इसलिए ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां तो टूटी हुई शिवसेना से निकले हुए नेता मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है। और बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को डिमोट कर दिया गया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अजित पवार को उनके पैरेलल में ले आया गया, जो सबसे करप्ट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर में। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब कुलाचे मार रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की जो सोच 2014 से जो शुरू हुई थी, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के कौन से लोग हैं जो एक ही झटके में इस दौर में गायब हो गए? वह कौन से लोग हैं, वो कौन से बड़े बड़े नेता हैं जिनकी जरूरत इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को है, कार्यकर्ताओं को है, जो कार्यकर्ता के लिए कम से कम संघर्ष करते हुए तो दिखाई देते थे जो कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ गद्दी बचाने, कुर्सी बचाने और पहली और आखिरी गद्दी कुर्सी बचाने की बात है, तो उसमें पहली कुर्सी दिल्ली की है, पहली कुर्सी दिल्ली की है, पहली कुर्सी मोदी की है। यही मैसेज बार बार आता है। पैसे की कोई कमी मौजूदा वक्त में है नहीं, ताकत अक्रम पार है, संवैधानिक पदम मौजूद है, उसके बाद भी नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स दाएं बाएं कर नहीं सकता है। और मीडिया पत्रकार को इस दौर में क्या चाहिए? मीडिया पत्रकार को बीते 10 साल में जैसे नतमस्तक कर दिया गया नरेंद्र मोदी के सामने, उसके बाद वो तो लगातार उसी दिशा में जाएगी जो दिल्ली की सत्ता कहेगा। और दिल्ली की सत्ता ने कहा कि 2 दिनों बाद ये गुस्सा शांत हो जाएगा। आप घबराइए मत, आप चिंता मत करिए, आप आरएसएस के स्वयंसेवक फलाना ढेकाना सबको मना लीजिए, उसके बाद तमाम सारी चीज ठीक हो जाएगी। पहली जरूरत होता है चुनाव जीतना, और यही बात हर बैठक में पहली और आखिरी मंत्र के तौर पर अमित शाह रखते हैं। यानी ये कहे कि एक ऐसी राजनीतिक बिसात भारतीय जनता पार्टी के भीतर मौजूदा वक्त में खड़ी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है
इस मौजूदा समय में कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के भीतर 10 साल की सत्ता के बाद और उसी बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो एक झटके में 10 से 5 सीटों पर आकर अटक गया। तो इस दौर में हुआ क्या? मुख्यमंत्री बदल दिया गया, गुजरात के भीतर पूरे मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया, शासक मुख्यमंत्री को किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से उठा करके केंद्र यानी दिल्ली ले आया गया, आज वो देश भर के भीतर घूम रहा है, लेकिन उनका लाडली बहना का पूरा प्रयोग महाराष्ट्र ने उठा लिया। यानी सियासी सफलता केवल एक व्यक्ति के माथे के ऊपर ही नजर आनी चाहिए और तमगा उन्हीं के सीने में ठोका होना चाहिए, लगा होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का ये मौजूदा सच भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में कहीं ऐसे अंधेरे में गुम न कर दे भारतीय जनता पार्टी को, ये सवाल शायद अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं को और छोटे छोटे नेताओं को लगने लगा है कि कम से कम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर अपने अपने संघर्ष के आश्रय अपने अपने अस्तित्व को दिखा तो दें। दिल्ली के आश्रय कुछ भी नहीं बचा है। देखते रहिए इस वीडियो को, ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।